आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो कह रहा है किसी लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है, वो अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। तो हमको देखिए ऊंचाई दे दिया है 25 मीटर और पूछ रहा है कि अधिकतम क्षैतिज दूरी, मतलब परास पूछ रहा है जिसको रेंज कहते हैं, और फेंकी गई गेंद का वेग दे दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए एक प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई चूंकि ये किसी लंबे हाल की छत 25 मीटर ऊंची है, तो ये कह रहा है कि 25 मीटर छत ऊंची है और उससे टकराए बिना वो गेंद ऐसे पार निकल जाए। मान लीजिए कोई छत है, ये छत है और यहां से गेंद, ये प्लेन है, मान लीजिए यहां से गेंद फेंकी गई तो बिना टकराए ऐसे ऐसे इससे इधर निकल जाए, इस तरह से बिना टकराए, मतलब छुए ना। तो अब यहाँ पे देखिए छत से टकराएगी नहीं, तो ये दूरी 25 मीटर से ऊंची ही होगी। ये बीच की ये परास वाली है, ये अधिकतम ऊंचाई वाली यानी महत्तम ऊंचाई। तो चूंकि छत की ऊंचाई दे दिया है और गेंद का वेग दे दिया है, तो हमने फार्मूला लगा दिया प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। तो ये फार्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तथा क्षैतिज परास जो रेंज होती है, मतलब यहाँ से जैसे गेंद फेंकी गई और ये ऐसे ऊपर जाते जाते यहाँ पहुँच गई, तो ये दूरी जो है, ये जो दूरी होगी हमारी, ये क्षैतिज परास होगी। तो ये क्षैतिज परास जो है उसका फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फार्मूले हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो देखिए दिया है प्रारंभिक वेग, तो गेंद का प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, हाल की ऊंचाई 25 मीटर है। तो माना गेंद को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर है। तो अब ये जितना ऊंचाई है वो कह रहा है कि बिना छत को छुए गेंद गुजर जाए, तो इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर मान लिया गया। तो अधिकतम ऊंचाई हमारी 25 मीटर हो गई। तो गेंद द्वारा, और जिस कोण से गेंद फेंकी जा रही है उसे थीटा मान लिया, तो गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्वेश्चन में दिया है, वैसे हमें याद भी है। तो ये फार्मूला जब हमने लगा दिया तो इस फार्मूले के द्वारा देखिए अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर है, गेंद का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान होता है 9.8। सब वैल्यू रख दिया तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0.3063 आ गया, यानी साइन थीटा बराबर 0.5534 आ गया। अब तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन 33.6 डिग्री, और तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 33.6 डिग्री। ये इतना कोण आ गया कि इस कोण से गेंद को फेंका जा रहा है। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना था, फिर इसका रूट लिया गया तो साइन थीटा आ गया 0.5534। तो थीटा की वैल्यू आ गई 33.6 डिग्री, यानी थीटा बराबर 33.6 डिग्री आ गया। अब ये कैसे निकल के आया, इसको एक लेक्चर में हम बता देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और लॉग के बारे में भी बता देंगे सारी चीज़ें एक, और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में भी बता देंगे। फिलहाल अभी जो है इतना समझ लीजिए कि थीटा का मान ये आ गया 33.6 डिग्री। और कुछ दिक्कत हो तो आप दीपू सर से पूछ सकते हैं। अब देखिए क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास का भी फार्मूला होता है सीधा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब इसमें
ये थीटा हमारा निकल ही आया, यू हमको क्वेश्चन में दिया गया है, तो यू है 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 33.6 दिया गया है, अपान जी की वैल्यू 9.8 हो गई। अब ये 1600 गुणे साइन 67.2 डिग्री अपान 9.8, तो सारी वैल्यू रखी गई, तो साइन देखिए 67.2 डिग्री आ गया, ये 2 का गुणा हुआ तो, और साइन 67.2 डिग्री की वैल्यू होती है 0.9219 अपान 9.8 आ गया, तो ये आ गया 150.5 मीटर। तो क्षैतिज परास हमारी 150.5 मीटर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी हमको परास दे दिया है 100 मीटर। अब देखिए कह रहा है वो खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो अधिकतम परास दे दिया है, यानी क्षैतिज परास रेंज दे दिया है, और मैक्सिमम ऊंचाई पूछ रहा है, अधिकतम मतलब ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यानी महत्तम ऊंचाई। तो जैसे ऊपर था वैसे नीचे होगा। अब क्षैतिज परास अधिकतम होता है जब प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होता है। हमने पीछे पढ़ लिया था, एनसीईआरटी में दिया है कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाए तभी वो अधिकतम दूरी तक जा सकती है, यानी क्षैतिज परास अधिकतम हो सकता है। तो अब ये अधिकतम वर्ड यूज कर दिया है, तो यहीं से हमको समझ जाना चाहिए कि थीटा 45 डिग्री है, अपने से समझना है। तो प्रक्षेप का क्षैतिज परास, अब सीधा फार्मूला लगा देंगे, तो R = U² sin 2 थीटा अपान जी। अब थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए R अधिकतम होता है, तो R मैक्स बराबर U² अपान जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 45 लिखेंगे तो 45 में 2 का गुणा होगा तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर R मैक्स = U² अपान जी आ गया। अब R मैक्स अधिकतम परास हमको 100 मीटर दिया है, तो अधिकतम परास में 100 मीटर रख दिया, तो 100 बराबर U² अपान जी आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जी का मान 9.8 रखेंगे, जी का मान 9.8 रख देंगे, या इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए, सीधा रख देंगे। तो कह रहा है जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकता है तो गेंद यच ऊंचाई तक जाती है। अब समीकरण, अब गति का दूसरा समीकरण निकाल देंगे ऊंचाई के लिए, गति का दूसरा समीकरण रखेंगे। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। तो यहाँ पर गति का तीसरा समीकरण लगाया गया है, क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग भी दिया गया है हमको, वस्तु का वेग दिया नहीं गया है, बल्कि ये जो हमारा U² अपान जी आया, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हमारा वेग ही है। तो चूंकि वेग आ गया है तो इसलिए हम लोग वेग वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो वही कह रहा है कि जब क्रिकेट का वेग जिस फार्मूले में होगा उसी को यूज करेंगे। और ऊंचाई भी हो, देखिए यस भी है, यस मतलब समतल में दूरी, और यच मतलब ऊंचाई में दूरी। तो समतल में किसी की दूरी निकालना है तो यस लिख दिया जाता है, और ऊंचाई की बात करेगा तो इसी यस की जगह यच लिख दिया जाता है। समतल में जाएगी वस्तु तो त्वरण के लिए ए लिखा जाता है, ऊंचाई में जाएगी तो चूंकि गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा इसलिए जी लिखा जाता है। तो जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंकता है, देखिए ऊर्ध्वाधर फेंकता है यानी गेंद ऊपर की ओर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर हमेशा काम करता है। पृथ्वी उस किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो लगने वाला त्वरण है तो हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, इसलिए जी की जगह -g रखा गया। तो गेंद की ऊंचाई के लिए v² बराबर u² प्लस 2as। अब देखिए जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, मान लीजिए यहां से फेंकी गई और यहां पर पहुंच गई, तो जब फेंकी गई तो उसका वेग u था प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v।
तो प्रारंभिक वेग फेंका गया। अब यहाँ पर वस्तु अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? जितना ऊर्जा दी गई उतने ऊर्जा से यहाँ तक पहुंची, ऊर्जा खत्म। तो गतिज ऊर्जा जब खत्म तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। तो जब गतिज ऊर्जा खत्म मतलब मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान, वेग खत्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पर वेग खत्म हो जाएगा तो वस्तु अब इसके ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की फिर नीचे की ओर लौटने लगेगी। कोई पत्थर फेंका होगा तो ये अनुभव किया होगा कि कुछ दूर जाने के बाद फिर पृथ्वी की तरफ लौटता है। तो जब वेग 0 होगा तभी वो नीचे की ओर लौट सकता है। तो प्रारंभिक वेग ये हम रखेंगे और अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो ये देखिए अंतिम वेग की जगह 0 रख दिया, प्रारंभिक वेग, इसमें इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो u² हो गया +2। अब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए g की जगह -g रखा गया, ऊंचाई के लिए h रख दिया गया। तो अब हमारा ये h बराबर आ गया, ये पूरा इधर चला जाएगा तो ये u² होगा अपान ये 2g नीचे आ जाएगा, तो 2g हो गया बराबर हाफ u² अपान g आ जाएगा। इसको कॉमन ले लेंगे हाफ, और u² अपान g की वैल्यू ये है तो इसको रख दिया तो ये आ गया 50 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है और इसे किसी एक समान चाल के साथ किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर का त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। अब देखिए एक समान वृत्तीय गति के लिए त्वरण का फार्मूला a बराबर v² अपान r होता है, या r बराबर r ओमेगा² लिख सकते हैं। ये रेखीय वेग है, ये ओमेगा कोणीय वेग है। ये NCERT में जब पढ़ा था तो सारे फार्मूले हम लोगों ने निकाले हैं। उसके वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है कि त्वरण है, कोई वस्तु वृत्त पर घूम रही है, एक समान वृत्तीय गति है, ध्यान दीजिए एक समान वृत्तीय गति, तभी केंद्र की ओर काम करेगा। एक समान वृत्तीय गति को ध्यान देना। तो एक समान वृत्तीय गति है तो जो अभिकेंद्र त्वरण होता है वो केंद्र की ओर काम करता है, तो इसको अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं क्योंकि केंद्र की ओर काम करता है। तो अब देखिए जैसे दिया गया है वैसे हम लिख देंगे। 80 सेंटीमीटर लंबा धागा है, इसका मतलब जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, क्योंकि उसी के बांधे धागे में ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये 80 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या या धागे की लंबाई वही है। तो ये 80 सेंटीमीटर बराबर 0.80 मीटर हो गया। अब वृत्तीय गति की आवृत्ति n बराबर कितना होगी। आप देखिए पत्थर को 25 सेकंड में 14 चक्कर घुमाया जाता है, तो 1 सेकंड में 14/25 हो जाएगा। तो प्रति सेकंड जो होता है वही आवृत्ति होती है, तो 14/25 हमारी आवृत्ति हो गई प्रति सेकंड। ये देखिए सेकंड की पावर माइनस या प्रति सेकंड कह सकते हैं। तो वृत्तीय गति की आवृत्ति कितनी हो गई 14/25। 25 चक्कर 14 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 14/25, और प्रति सेकंड चक्कर को ही आवृत्ति कहते हैं। तो 14/25 हमारी आवृत्ति हो गई। अब पत्थर के वृत्तीय गति की कोणीय चाल। अब कोणीय चाल का हमारा फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πn। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो चूंकि देखिए हमने आवृत्ति निकाली है और हमको पूछ क्या रहा है, पत्थर का त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। त्वरण का परिमाण पूछ रहा है, तो त्वरण बराबर होता है v² अपान r या r ओमेगा²। अब जाहिर सी बात है ओमेगा आ गया, ओमेगा में फार्मूला होता है 2πn, तो अगर 2πn रख दें तो ओमेगा निकल आएगा, और ओमेगा निकल आएगा तो ये फार्मूला लगा देंगे AC = r ओमेगा², तो हमारा त्वरण निकल आएगा। तो इसको ध्यान देना है। तो चूंकि n हमको पता चल गया है तो ओमेगा बराबर 2πn फार्मूला लगाएंगे तो ओमेगा निकल आएगा, और A = r ओमेगा² फार्मूला लगा देंगे तो A निकल आएगा। तो अब देखिए ओमेगा निकालते हैं, तो ओमेगा बराबर 2πn, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, n की वैल्यू
25 है। सॉल्व किया तो आ गया 88/25 रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए वही फार्मूला लगा दिया। पत्थर का विकेंद्र त्वरण A बराबर r ओमेगा स्क्वायर, तो r हमको 0.80 मीटर है, तो 0.80 गुणे 88/25 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आ गया 0.80 गुणे 88/25 गुणे 88/25। इसको सॉल्व किया तो आ गया 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की दिशा क्षैतिज वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर अर्थात उसकी त्रिज्या के अनुदिश होगी। तो क्षैतिज वृत्तीय गति है। देखिए दो चीज ध्यान देना, एक तो एक समान वृत्तीय गति, दूसरा क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के समतल के ऐसे ऐसे घुमाना है, ऊपर नीचे करके ऊर्ध्वाधर करके नहीं घुमाना है। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समतल के ऐसे ऐसे घुमाना है, तभी ये नियम कानून लागू होंगे। पहली बात तो पृथ्वी के समतल के ऐसे ऐसे घूमे, दूसरी बात एक समान गति से घूमे, तभी जो है अभिकेंद्र त्वरण उसकी त्रिज्या के अनुदिश होगा। जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या के अनुदिश यानी केंद्र की ओर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता। देखिए फिर क्षैतिज वर्ड यूज किया है, ध्यान दीजिए। पृथ्वी के समतल पे वृत्ताकार घूम रहा है, इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। तो जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो ध्यान देना है दो बात, पहली बात तो एक समान गति, दूसरा क्षैतिज वृत्तीय गति। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के समतल, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं, मतलब लंबाई पे पृथ्वी से 90 डिग्री के कोण पे पृथ्वी को केंद्र मान करके जो वृत्त खींचा जाए उस तरह घूम रही है वस्तु। तो यहाँ पर क्षैतिज लूप की त्रिज्या कितनी दी है? 1 किलोमीटर। तो ये बराबर हो गई 1000 मीटर। अब वायुयान की चाल v दे दिया है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 250 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5/18 होता है। ना याद रहे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000/1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1000/60 गुणे 60 कर दीजिए, इतने आ जाएगा। तो वायुयान की चाल हमारी आ गई 250 मीटर प्रति सेकंड। अब अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला होता है A बराबर v²/r, ऊपर पढ़ चुके हैं। v की वैल्यू इतनी आ गई तो इसका स्क्वायर कर देंगे, r त्रिज्या 1000 मीटर है तो रख दिया तो आ गया 62,500/1000। सॉल्व किया तो 62.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब अभिकेंद्र त्वरण A गुरुत्वीय त्वरण g, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि तुलना करके बताओ, तो अभिकेंद्र त्वरण 62.5 आ गया है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है, तो तुलना किया तो आ गया 6.38। अब इसकी कोई बीमा नहीं होगी क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी है, तो दोनों कट जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। तो देखिए कह रहा है कि वृत्तीय गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होता है। गलत है। अभी जब पिछले क्वेश्चन में या उसके पीछे बार बार आपको जोर दे के बता रहे हैं कि क्षैतिज वृत्तीय गति और एक समान वेग से गति, जब ऐसा होगा तभी केंद्र के अनुदिश होगा त्वरण। जबकि ये कह रहा है वृत्तीय गति में, मतलब किसी भी वृत्तीय गति की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए ये असत्य हो गया, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में, ध्यान दीजिए, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश होती है। अब देखिए, परंतु असमान वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण की दिशा त्रिज्या में अनुदिश केंद्र की ओर नहीं होती है।
तो इसको ध्यान देना है कि एक समान जब वृत्तीय गति होगी तभी ये होगा। तो एक समान जब वृत्तीय गति होगी तभी होगा। तो यहाँ पर देखिए बता दिया कि यह सत्य है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण की दिशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होती है, परंतु असमान वृत्तीय गति में परिणामी त्वरण की दिशा त्रिज्या में अनुदिश केंद्र की ओर नहीं होती। यहाँ पर देखिए दिखा दिया है कि ये एक वृत्तीय गति है, अगर एक समान होगी तो इस तरह देखिए दिखाया है। ये AT इसका जो है तो ये देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई ये वृत्त है, वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गति कर रही है। यहाँ से देखा जाए अगर इसका अभिकेंद्र त्वरण तो इसका स्पर्श रेखा जो है उधर दिशा में होगी, तो स्पर्श रेखा ये बना दी गई, तो ये AT हो गया। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ पर और ये त्रिज्या हमने खींच दिया है, तो ये केंद्र की ओर एक त्रिज्या ये हो गई। अब मान लीजिए वस्तु यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, तो एक त्रिज्या ये हो जाएगी, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई। अब यहाँ पर AC हो, यहाँ पर एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। अब इसके और इसका जो रिजल्टेंट है तो वो इस तरह से जाएगा, एक ये हो गई त्रिज्या, एक त्रिज्या है। इसका अगर रिजल्टेंट निकालें तो इन दोनों का विकर्ण होगा, इस तरह जैसे निकालते थे, तो ये विकर्ण हो गया, तो ये विकर्ण हो गया A। तो यहाँ पर देखिए जो त्वरण है वो केंद्र की ओर काम करता, ये तीर लगाया गया है कि मतलब केंद्र की ओर काम करेगा, क्योंकि वस्तु बार बार ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए AT लिखा गया है, T का मतलब टेंजेंशियल होता है, मतलब स्पर्श रेखा वाला, स्पर्श रेखा। तो इस तरह त्वरण इसका प्रतीत होगा स्पर्श रेखा में, मगर होगा वो केंद्र की ओर, अगर एक समान त्वरण है तो, एक समान गति है तो। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। किस बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा जो खींची गई थी उसका ये टेंजेंशियल T लिखा हुआ है, तो इसको हमने अभी बताया। तो यहाँ पर देखिए किस गलत लिखा है, किसी बिंदु पर होना चाहिए कि किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो वेग की बात कर रहा है, तो ये सत्य होगा क्योंकि ये वस्तु ऐसे वेग घूम रही है एक समान गति से, तो कहीं भी अगर उसका वेग पता करना है तो वहां पर स्पर्श रेखा, जैसे इस पॉइंट पर पता करना है तो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, जिधर को जाएगी वही उसका वेग का दिशा होगी। तो सत्य, क्योंकि किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदिश सदैव उस बिंदु पर कण के पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। गति चाहे रेखीय हो, वृत्तीय हो या वक्रीय हो, इसको ध्यान देना है कि गति कैसी भी हो हमेशा जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश ही वेग होता है, चाहे रेखीय हो, चाहे वृत्तीय हो, चाहे वक्रीय हो। वक्र का मतलब जैसे सांप किसी लकड़ी पे ऐसे लिपटा रहता है उस तरह हो, तब भी ये सत्य होगा, हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कण का एक समान वृत्तीय गति में एक चक्र में लिया गया औसत त्वरण सदिश एक शून्य सदिश होता है। तो एक चक्कर लगाए एक समान गति में और अगर उसका औसत त्वरण लिया जाए तो ये सत्य है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण सदिश की दिशा सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। देखिए केंद्र की ओर है,
वृत्तीय पथ के हमेशा केंद्र की ओर होती है, जो कि समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। समय के साथ बदलती है। आज अभी इस समय वस्तु यहाँ होगी तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ होगी तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ होगी तो ऐसे हो जाएगा, तो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अतः एक पूर्ण चक्र के लिए इन सभी दिशाओं का परिणाम ही एक शून्य सदिश होगा। अब अगर ये पूरे चक्र जोड़े जाएं, मतलब यहाँ से वस्तु चली और फिर यहीं आ जाए, तो यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह, तो जब यहाँ पर होगी तो ये इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा इधर को हो जाएगी, यहाँ पर दिशा इधर को है, तो एक दूसरे को वेक्टर ये कैंसिल कर देंगे। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसी तरह सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब वस्तु एक चक्कर लगा के फिर यहीं आ जाएगी, तो अगर औसत त्वरण देखा जाए सबका योग, तो वह शून्य हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अतः एक पूर्ण चक्र के लिए इन सभी सदिशों का परिणाम ही एक शून्य सदिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है किसी कण की स्थित सदिश निम्न प्रकार है। तो r बराबर 30 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4.0 k कैप मीटर में है। कह रहा है समय t सेकंड में तथा गुणकों के मात्रा किस प्रकार से है कि r में मीटर में व्यक्त हो जाए, मतलब r को मीटर में व्यक्त किया जा सके, ये मात्रा किस प्रकार से। तो कह रहा है कण का वेग तथा त्वरण निकालिए v और a, और फिर कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। तो इसको देखते हैं। तो कण का सदिश स्थित सदिश ये हमको दिया गया है, r बराबर 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4.0 k कैप मीटर में। अब कण का वेग, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी dr अपान dt। तो d अपान dt हो गया। अब देखो इसको पहले ब्रैकेट में उसी तरह लिख लेंगे। तो 3.0 t i कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 4.0 k कैप। अब देखें इस t से इस t को काटना नहीं है, लेकिन उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये t है dt और जहां पर t है, तो ये t जो है इसका खत्म हो जाएगा, और जहां पर नहीं है t, जहां पर नहीं है, जैसे इसमें स्क्वायर है तो एक टी रह जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो ये पूरा हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक टी है तो एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, लेकिन ट्रिक बता रहे हैं। तो एक टी से एक टी खत्म होगा, तो यहाँ पर 3.0 आई कैप बचा माइनस। अब देखो 2t स्क्वायर है, तो t से t कटेगा तो t बचेगा, और ये स्क्वायर का पहले गुणा होगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू टी से टी कटेगा तो एक टी बचेगा, तो 4.0 टी बचा। जे कैप है तो जे कैप, इसमें नहीं है कुछ भी टी का, तो इसका मतलब इसके साथ ये लागू नहीं होगा, इसको हटा देंगे। इस तरह करते हैं तो यहाँ पर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब होता तो 3 का पहले गुणा करते तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाता। जो इस होगा पावर में उसका पहले गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 था तो 1 का पहले गुणा किया तो 1 ही होगा। तो ये v आ गया हमारा इतने मीटर प्रति सेकंड। अब इसी प्रकार त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन की दर dv अपान dt, तो ये v हमने निकाल लिया है, तो इतना अपान dt कर देंगे। तो देखिए d अपान dt v की जगह रख दिया 3.0 i कैप माइनस 4.0 t j कैप। अब फिर ये t से उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पूरे को हटा देंगे, क्योंकि t का इस पे वो ही नहीं है, पूरा हटा दें। या 0.i कैप इसने लिखा है माइनस। अब यहाँ पर एक t है, एक t है, तो एक पावर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे और t से t कट जाएगा, तो माइनस 4.0 जे कैप हो गया। तो यह आ गया माइनस 4.0 जे कैप। इसका कोई मतलब नहीं है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए कण का समय t बराबर 2 सेकंड पर वेग पूछ रहा है। तो v बराबर वेग के लिए ये हमने निकाला था 3.0 आई कैप माइनस 4.0 इंटू 2 जे कैप मीटर प्रति सेकंड। तो जहाँ पर t है वहाँ पर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर t है, इसमें नहीं है,
ये v देखिए हमने निकाला था, ध्यान दीजिए जो कंफ्यूज हो जाए, ये v निकाला था v बराबर, तो उसी को रख दिया गया, तो यहाँ पर वही v रख दिया गया, तो इसके साथ t है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 3i कैप माइनस 8.0 j कैप हो जाएगा। अब देखिए i और j हमने बताया था कि x एक्सिस में i और y एक्सिस में j लेते हैं, तो ये i कैप होगा, ये j कैप होगा, तो ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालना हो, अगर ये रिजल्टेंट निकालना हो हमको, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो ये मान लो रिजल्टेंट निकालना है, ये v1 है, ये v2 है मान लिया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा बराबर इसके स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो v बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया। तो ये आ गया अंडर रूट 9 प्लस 64 बराबर आ गया रूट 73 बराबर 8.54 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब यदि वेग x अक्ष से थीटा कोण बनाता है, अब ये x है, ये y है, अब ये थीटा कोण बनाता है, मान लो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब है, ये आधार है। तो ये y बारह यानी j के साथ वाला ऊपर रहेगा और ये आधार है, तो i के साथ वाला नीचे रहेगा। तो वी वाई अपान वी एक्स, देखिए y एक्सिस वाला ऊपर और x एक्सिस वाला नीचे, तो ये बराबर आ गया माइनस j के साथ वाला ये है, तो माइनस 8.0 अपान i के साथ वाला ये आधार है, तो नीचे रहेगा, तो 3 आ गया। ये माइनस है तो वैसे ही माइनस लगा दिया है चिन्ह के साथ, तो माइनस 8.0 अपान 3.0, तो आ गया माइनस 2.667। अब tan थीटा बराबर माइनस 2.667 हो गया, तो थीटा की वैल्यू tan के रिस्पेक्ट में इतना है, तो आ जाएगा माइनस tan 69.5 डिग्री। अब ये निकालना आप लोग सीखिए कि इस संख्या में tan थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान इतना कैसे आया। तो थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस tan 69.5 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 69.5 डिग्री x अक्ष से नीचे की ओर, x अक्ष से नीचे की ओर होगा क्योंकि माइनस साइन लगा, माइनस, तो ये x अक्ष से नीचे इधर दिशा में होगा, इस तरह x अक्ष से नीचे की ओर। तो देखिए हम नीचे लिख रहा है कि अतः t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग x अक्ष से नीचे की ओर 8.45 मीटर प्रति सेकंड और 69.5 डिग्री कोण बनाता है। तो वेग हमारा इतना होगा और कोण इतना होगा x अक्ष से नीचे की ओर, क्योंकि माइनस साइन लगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।